Dear students, in this lecture we will study general features of very first phylum of kingdom Animalia, and that is phylum Porifera. phylum Porifera के नाम से ही आपको शायद आइडिया लग गया होगा कि हम किस तरह के एनिमल्स की बात करने वाले हैं. This phylum includes all those organisms who have pores all over their body. जैसे आप एक ये डायग्राम देखिए, इसमें मैंने एक बॉडी स्ट्रक्चर दिखाया है और आप उसमें बहुत सारे पोर्स देख सकते हैं. The body is porous and such members are included in this Porifera phylum. So ये जो Porifera वर्ड है एक्चुअली pores से लिंक्ड है. And because the members of Porifera have pores all over their body, they are commonly called as sponges. If we discuss about their habitat, where we can find them, so they are mostly marine forms. मतलब ज़्यादातर इनमें marine water forms ही exist करती हैं. कुछ exceptional cases fresh water forms के हो सकते हैं, but most of them are marine in nature. They are sedentary. Sedentary means they are fixed. sessile होते हैं, एक जगह पे फिक्स हो जाते हैं. क्योंकि हम किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे हैं, तो एनिमेलिया किंगडम से जुड़ा हुआ कोई फीचर आपसे पूछा जाए तो शायद आप ये सोचेंगे कि एनिमल्स मूव कर सकते हैं. तो ये क्योंकि पोरीफेरा के मेंबर्स भी एनिमल्स को बिलोंग करते हैं, तो ये भी मूवमेंट शो करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. These are sedentary sessile animals. फिक्स्ड होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते. ओके, तो मैरीन फॉर्म्स होते हैं ज्यादातर, और सेकेंडली आपको क्या बताया कि ये एक जगह पे फिक्स होते हैं. नेक्स्ट फीचर इज दे आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर. डिप्लोब्लास्टिक वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर्स दैट their body is having only two types of germ layers, ectoderm and endoderm. इसलिए इनको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. Now come to the symmetry of this organism. अगर आप कहें कि इस बॉडी स्ट्रक्चर को अगर आपने दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है, तो क्या आप इसकी बॉडी को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं? We can't. That means body of the sponges or the porifera members are asymmetrical. They possess asymmetrical body. So porous है और asymmetrical है, डिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं. नेक्स्ट प्रिमिटिव फीचर जो इनका हम मेंशन कर सकते हैं वो ये कि इनकी बॉडी में सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी प्लान पाया जाता है. सेलुलर लेवल बॉडी प्लान मींस दे हैव ओनली एग्रीगेट्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, बट दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ टिश्यू. टिश्यू तक नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ इनमें सेल्स पाई जाती हैं अलग अलग टाइप की, जो इनको एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जो भी इनकी बॉडी के फंक्शंस हैं उनको अकम्प्लिश करने के लिए अलग अलग तरह की स्पेसिफिक सेल्स तो हैं, लेकिन द सेल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यूज. सो टिश्यू लेवल इज एब्सेंट. दे हैव ओनली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नाउ कम टू द यूनिक फीचर ऑफ दिस स्पॉन्जेस और द पोरीफेरा मेंबर्स. यहाँ पे मैंने एक स्पॉन्ज के अंदर का एरिया दिखाया है. देखिए, जैसे मान लीजिए यही है, इसको हम कट करते हैं और इसको इंटरनली देखना चाहते हैं. तो वेरी यूनिक फीचर ऑफ दिस पोरीफेरा मेंबर्स इज दैट दे हैव ए कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम. पहले तो आप इसकी बॉडी को ध्यान से देखिए. यहाँ पे मैंने ये कुछ एरियाज दिखाए हैं. बॉडी की वॉल है, दिस इज द बॉडी वॉल, एंड दिस बॉडी वॉल इज हैविंग स्पेसेस. इन स्पेसेस को हम, ये स्पेस जो यहाँ पे दिखते हैं, इन स्पेसेस को हम ओस्टिया कहते हैं. जो बहुत सारे स्पेसेस हैं, इनको आप ओस्टिया कहते हैं. सिंगुलर अगर आपने यूज करना वर्ड तो आप इसमें ओस्टियम वर्ड यूज करेंगे. सो दिस इज सिंगल ओस्टियम. ओके, नाउ व्हाई दिस ओस्टिया आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी वॉल? क्योंकि ये मैरीन फॉर्म्स है, एक्वेटिक फॉर्म्स है, तो कोई भी वाटर करंट से कोई भी रेस्पिरेटरी गैस, फूड या एक्सक्रीटरी मटेरियल, कोई भी चीज एक्सचेंज इनकी बॉडी के साथ होनी है तो वो वाटर करंट्स के साथ होनी है. वाटर विल एंटर. ये जो मैंने दिखाया है, दिस इज एक्चुअली शोइंग द डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट्स. वाटर यहाँ से इनकी बॉडी में
करता है, किस रास्ते से एंट्री करता है? थ्रू दीज पोर्स और द ओस्टिया, ओस्टिया से इनकी बॉडी में एंट्री करता है। अब इसमें यहाँ पे एक सेंटर में एक स्पेस दिखाई दे रही है, दे आर होलो इनसाइड, बिल्कुल अंदर से एक कैविटी होती है, बिल्कुल स्पेस पाई जाती है, दैट स्पेस इज नोन एज स्पोंजोसील। तो ये कैविटी है जिसको आप स्पोंजोसील कहते हैं। बाहर से वाटर करंट्स फूड या रेस्पिरेटरी गैसेस के साथ एंट्री करते हैं और एंट्री होने के बाद वाटर गेट फिल्ड अप इन दिस स्पोंजोसील, ओके। और स्पोंजोसील में एंट्री होने के बाद अब उस वाटर में जो भी मटेरियल्स हैं, फूड है, रेस्पिरेटरी गैसेस हैं या कोई एक्सक्रीटरी मटेरियल कुछ भी हो सकता है, वो इस सेलुलर लेयर, इस ये जो लेयर दिखाई दी है, जो वॉल दिखाई गई है, इसमें जो भी सेल्स हैं उसके साथ एक्सचेंज, उन सेल्स के साथ उन मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। जैसे अगर इन वाटर में करंट्स के साथ फूड की एंट्री हुई है तो फूड जो है इन सेल, इस लेयर में जो सेल्स हैं वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देती हैं। अगर गैसेस हैं तो वो गैसेस इन सेल्स के साथ एक्सचेंज हो जाती हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई एक्सक्रीटरी मटेरियल है जो स्पोंजोसील में मौजूद है तो वो भी यहाँ पर वाटर के में मिक्स होता है। अब जब यहाँ से एंट्री हो गई है वाटर की और एक्सचेंज हो गया है, उसके बाद अब द वाटर करंट्स दे स्टार्ट मूविंग आउटसाइड। स्पोंजोसील से पानी जो है या वाटर जो है वो बाहर जाना शुरू कर देता है। एंड यू कैन सी हियर ए लार्ज स्पेस। देखिए ये ओस्टिया है, बहुत छोटे साइज के हैं, लेकिन इसका जो अपर एरिया है, दिस इज ए लार्ज स्पेस विच इज नोन एज ओस्कुलम। ओपनिंग है एक्चुअली स्पोंजोसील की, वो जो कैविटी जिसको आप कह रहे हो, इसकी ओपनिंग को आप ओस्कुलम कहते हैं। तो ये सारा जो एक्सचेंज होने के बाद मटेरियल है, अब वाटर जो है वो इस ओस्कुलम से बाहर चला जाता है। So this is how the exchange of material take place. This network of ostia and osculum, spongocoel, they are going to form a specialized system known as canal system. इसी को हम canal system कहते हैं, जिसमें बहुत माइन्यूट एरिया से वाटर की एंट्री होती है और फिर एकदम से उसे बाहर ओस्कुलम के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज यूनिक फीचर ऑफ पोरिफेरा मेंबर्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। आप देख रहे हैं कि ये एक स्पोंजोसील या कैविटी है। हम 10th क्लास में ह्यूमन डाइजेशन पढ़ा था, जिसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये सपोज हमने स्टमक बनाया, फूड पाइप से ये स्टमक है, ठीक है। इस जैसे फूड हमारा एंट्री करता है स्टमक में, तो अब स्टमक का काम क्या होता है कि वो उसकी स्टमक की जितनी भी सेल्स होती हैं वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं, और इस कैविटी में, स्टमक की कैविटी में जूस, गैस्ट्रिक जूस भर जाता है और फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो क्या यहाँ पे फूड की एंट्री जो फूड ऊपर से आ रहा था, क्या उस फूड की एंट्री सेल्स में हुई? यहाँ पर सेल्स में एंट्री नहीं हुई है, बल्कि वो एक स्पेस में ही है, और उस स्पेस में वो जो सेल्स हैं इस स्टमक की, वो यहाँ पर अपना जूस रिलीज करती हैं और सेल्स के बाहर डाइजेशन होता है। When the digestion take place outside the cells, जैसे इस केस में, such type of digestion is known as intercellular digestion या extracellular digestion। लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं है। The porifera members they possess intracellular type of digestion, means जैसे ही वाटर करंट्स फूड लेके आते हैं तो वो फूड इस लेयर में जो भी डाइजेस्टिव सेल्स हैं, डाइजेस्ट करने वाली सेल्स हैं, उन सेल्स की हेल्प से when the food will enter in the cells, सेल्स के अंदर एंट्री होती है और सेल्स में एंट्री होने के बाद फूड डाइजेस्ट होता है। The food is not going to digest in this spongocoel, but it will be digested inside this layer of cells. That's why it is intracellular digestion. Digestion take place inside the cells. ठीक है। नेक्स्ट फीचर, अच्छा अब एक यहाँ पर इस एरिया को हमने बड़ा करके दिखाया है। जैसे ये हमने कहा कि ये बॉडी की वॉल है, तो इस बॉडी की वॉल को हमने यहाँ पर थोड़ा सा एनलार्ज किया है। अब ध्यान से देखिए, दिस लेयर हैज टू डिफरेंशिएटेड लेयर्स ऑफ सेल। दो तरह की सेलुलर लेयर्स होती हैं यहाँ पे। एक तो आपको मैंने ये ब्लैक से लाइनिंग करके दिखाई है,
और एक ये रेड कलर की आपको स्पेशलाइज्ड सेल्स दिखाई दे रही है। ये रेड कलर की जो स्पेशलाइज्ड सेल है ये तो स्पोंजोसील के अंदर की तरफ होती है, इंटरनल टू दिस कैविटी। स्पोंजोसील के सबसे इनर लाइनिंग जो है दैट इज लाइंड बाय दिस सेल्स। इन सेल्स का नाम होता है कोएनोसाइट्स या कोलर सेल्स। आप देखिए थोड़ा सा इसको एनलार्ज भी कर देते हैं। कोएनोसाइट्स कुछ ऐसे सेल्स होती हैं, इनका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और कुछ ऐसा। इसमें एक ये दिखाया गया है, दिस इज द फ्लैजिलम। तो ये जितने भी आपको ये स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं ये इसके फ्लैजिला है, फ्लैजिला ऑफ कोएनोसाइट्स फॉर द कोलर सेल्स। और दूसरी तरफ यानी बाहर की तरफ जो लेयर है सेल्स की, ये वाली जिसको मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है, इसको हम पिनेकोडर्म कहते हैं। पिनेकोडर्म और कोएनोसाइट की ये दो लेयर्स, सेल्स की लेयर्स के बीच में आपको एक यहाँ पर मटेरियल भरा हुआ दिखाई दे रहा है। दिस मटेरियल इज नॉन सेलुलर इन नेचर एंड इट इज नोन एज मेसेनकाइम हेयर। तो यहाँ पे ये जो बॉडी की जो वॉल है इसमें तीन लेयर्स हुई। एक तो सबसे बाहर वाले को हम पिनेकोडर्म कह रहे हैं, सेंटर में एक बीच में कुछ नॉन सेलुलर सा मटेरियल भरा हुआ है जिसको आप मेसेनकाइम कहते हैं, और उसके बाद सबसे अंदर की तरफ कोएनोसाइट्स या कोलर सेल्स की लेयर है। ठीक है, अब जो पिनेकोडर्म सेल्स हैं ये जो आपको दिखाई गई है, पिनेकोडर्म की जो सेल्स है ये वैरायटी ऑफ सेल्स आर देयर इन दिस लेयर। कुछ ऐसी हैं जो सेल्स के फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। वैरायटी ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस पिनेकोडर्मल लेयर। What is unique feature of these porifera is that these presence of these specialized cells known as coenocytes, कोलर सेल्स। अभी हम आपसे कह रहे थे कि बाहर से जैसे वाटर करंट, अब क्योंकि स्पेसेस हैं तो वाटर आसानी से अंदर आ सकता है, लेकिन अब इसे स्पोंजोसील से बाहर जो या इस पूरे स्पोंजोसील में उस वाटर को सर्कुलेट भी करवाना है। वाटर करंट शुड बी मेंटेन्ड इन द स्पोंजोसील आल्सो। So to maintain the currents in this spongiocele cavity में currents या वाटर को सर्कुलेट करने के लिए, जिससे कि मटेरियल्स को एक्सचेंज किया जा सके, इसके लिए हेल्प करते हैं कोएनोसाइट्स या कोलर सेल्स। जैसे अभी कहा था कि इसके पास एक फ्लैजिलम होता है, तो ये फ्लैजिला बीट करते हैं, मूव करते हैं, एंड देयर मूवमेंट विल हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वाटर और डेवलपमेंट ऑफ वाटर करंट्स। और इन वाटर करंट्स की हेल्प से वाटर के अंदर जो भी मटेरियल है वो एक्सचेंज भी हो जाता है, उसके साथ साथ उसको बाहर भी, यहाँ से ओस्कुलम से वो बाहर भी निकल जाता है। एग्जिट ऑफ वाटर करंट्स विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैजिलर मूवमेंट ऑफ कोएनोसाइट्स। ओके, सो दिस इज द रोल ऑफ कोएनोसाइट्स और कोलर सेल्स। इसके अलावा इसी बॉडी वॉल में आपको ऐसे कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पॉइंटेड से स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स को आप स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स कह सकते हैं। अब क्योंकि ये एक एनिमल बॉडी है और आपको इसकी एक शेप भी दिखाई दे रही है, चाहे ये सिमेट्रिकल बॉडी नहीं है लेकिन एक पर्टिकुलर इसकी एक शेप है जो जिसको सपोर्ट करने वाला एक स्केलेटन नेटवर्क होना चाहिए। जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे पास बोन्स एंड कार्टिलेज होता है, बोन्स की वजह से हमारी बॉडी की एक शेप मेंटेन रहती है, लेकिन इन स्पॉन्जेस में इनकी शेप को कौन मेंटेन करेगा? हु इज गोइंग टू प्रोवाइड ए स्केलेटन टू देयर बॉडी? दैट इज spicules, these pointed structures, spicules or spongins. The spongin fibers or spicules are made up of calcium. They can be calcareous or they can be silicaceous, or you can say they are made up of silica. तो सिलिका या कैल्शियम से बने हुए ये पॉइंटेड से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनकी बॉडी की शेप को मेंटेन करके रखते हैं। ओके, सो देयर हैव स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। हमने डिस्कस कर लिया है कि ये इनको कॉमनली स्पंज कहते हैं, ज्यादातर मैरीन फॉर्म्स होते हैं, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और कैनाल सिस्टम होता है। They have intracellular type of digestion, means the food will be digested in the cells, inside the cell. Next feature is they are hermaphrodite. Hermaphrodite means the sexes are not separate. means अगर हम कहें कि ये स्पॉन्ज मेल है या फीमेल है
same body will produce both male and female gamete. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम जो भी मेल और फीमेल गैमेट प्रोडक्शन होती है वो सेम बॉडी कर सकती है. दैट्स व्हाई they are known as hermaphrodite, means the sexes are not separate. अब जब मेल एंड फीमेल गैमेट बन जाते हैं उसके बाद फ्यूजन होना है, फर्टिलाइजेशन होना है. तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? क्या वो बॉडी से इस बॉडी से बाहर होना है या अंदर? तो आप लिखोगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. जैसे अगर यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन हुआ तो वो फ्यूजन इसी कैविटी में होना है और उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसीड करती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट बाय द सेम बॉडी. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. अब जब जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन शुरू हो जाती है. एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद क्या अडल्ट फॉर्म की जो ये स्ट्रक्चरल आपको फॉर्म दिखाई दे रही है, क्या एम्ब्रियो से डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर डेवलप होगा या बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेज आती है? तो हमें यहाँ लिखना है क्योंकि यहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लिखा है. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तब कहा जाता है जब लाइफ साइकिल में कोई लार्वल स्टेज आती है. जैसे आपको एक बहुत वेल नोन एग्जांपल से इलस्ट्रेट कर देते हैं. आपने फ्रॉग की लाइफ साइकिल पढ़ी होगी. फ्रॉग में सबसे पहले एग से फ्रॉग जो एग से सबसे पहले टेडपोल नाम का एक लाइफ फॉर्म डेवलप होता है जिसको आप उसकी लार्वल स्टेज कहते हैं, टेडपोल. और उस टेडपोल से फिर धीरे धीरे फ्रॉग जो एडल्ट फॉर्म हमने फ्रॉग की देखी है वो डेवलप होती है. तो एग से डायरेक्ट फ्रॉग या एडल्ट फॉर्म आपको नहीं दिखाई देती है. द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग हैज एन इंटरमीडिएट स्टेज, द लार्वल स्टेज. लार्वा टोटली मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली अपनी अडल्ट स्टेज से अलग होता है. उसकी फीडिंग हैबिट, उसकी मूवमेंट सब कुछ अलग होता है, देखने में बिल्कुल अलग होता है. जैसे इनके केस में एक एग्जांपल, एक नेम दे सकते हैं. जैसे आपने फ्रॉग में टेडपोल के बारे में सुना, इसी तरीके से इनमें एम्फीब्लास्टुला बोलते हैं लार्वा को. तो ये लार्वल स्टेज इज नोटिस्ड इन दी स्पॉन्जेस. देयर अडल्ट फॉर्म इज नॉट डायरेक्टली अचीव्ड. दैट्स व्हाई their development is known as indirect development. Okay, now next feature can be mentioned here as asexual type of reproduction. अभी हमने sexual के बारे में बात किया था, लेकिन अगर asexual reproduction की बात करते हैं तो ये primitive type के organisms हैं, बिल्कुल cellular level का body plan होती है. asexual reproduction भी show करते हैं और asexual reproduction में fragmentation से भी reproduce कर सकते हैं, जो एक बहुत प्रिमिटिव फीचर है कि बॉडी का कोई भी पार्ट स्प्लिट होकर अगर अलग हो जाता है तो द पार्ट कैन बिहेव एज न्यू ऑर्गेनिज्म. क्योंकि आप जानते हो कि इसमें कोई भी दे आर जस्ट एग्रीगेट ऑफ सेल्स. आप देखिए इस लेयर में आपको सिर्फ ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं सेल्स के. सो इट इज वेरी इजी टू ग्रो अगेन थ्रू द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस एंड दे कैन आल्सो फॉर्म बड्स लाइक गैम्यूल फॉर्मेशन. सो देयर आर a number of ways through which they can reproduce asexually, and these are the general features of porifera members. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, जैसे साइकोन जिसको आप कॉमनली स्काइफा के नाम से जानते हैं. देयर इज स्पॉन्जिला, ये जो लिखे हैं साइंटिफिक नेम है. स्पॉन्जिला which is commonly known as fresh water sponge, and Euspongia which is commonly known as बाथ स्पॉन्ज. सो ये जो फीचर्स बताए गए हैं इनको आपने याद रखना है. और ये जो टर्म्स हैं जैसे डिप्लोब्लास्टिक, सेलुलर लेवल या हर्मैफ्रोडाइट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये ऐसे टर्म्स हैं जो हमें नेक्स्ट फाइलम में भी सुनने को मिल सकती है. तो आपको ये क्लियर होने चाहिए कि हम इनके बारे में बात करें तो इनका मतलब क्या है. लेकिन कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो आपको और कहीं नहीं सुनने को मिलेंगे. जैसे ये कैनाल सिस्टम, ये यूनिक फीचर है पोरिफेरा मेंबर्स का. इसी तरीके से स्पिटूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स की प्रेजेंस, या ये कोलर सेल्स या कोएनोसाइट्स, ये आपको सिर्फ इस पोरिफेरा फाइलम में सुनने को मिलेंगी. सो दीज आर सम ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ पोरिफेरा फाइलम. आई होप दिस इज क्लियर टू यू.